वेलकम टू एनजे लॉ क्लासेस। एनजे लॉ क्लासेस आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कोई भी एग्जाम हो लॉ का, कोई यूपीएससी का एग्जाम हो, लॉ का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस, सभी में आपको फंडामेंटल राइट्स से सवाल मिलेंगे। आज हम आपके लिए इन वन शॉट फंडामेंटल राइट बताने वाले हैं, तो आप हमारी ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो बैकग्राउंड है, कहाँ से फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पार्ट थर्ड में जो लाया गया है, हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से ओरिजिन होता है। तो यहाँ देखिए, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो है, इट हैज बीन साइंड बाय द इंग्लिश रूरल किंग जॉन ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो किंग जॉन थे, अंडरलाइन कीजिएगा, इन्होंने जो है सबसे पहले मैग्ना कार्टा करके एक फंडामेंटल राइट्स दिए थे अपने पीपल को। ठीक है, कब दिए थे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1215 एडी, अंडरलाइन कर लीजिए, 1215 एडी। यही ऐसा पहला डॉक्यूमेंट था, फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिमिटिंग द आर्बिट्री पावर ऑफ द रूलर। रूलर की पहली बार अगर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लॉ था, कौन सा ऐसा एक्ट था, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ने जो रूलर की आर्बिट्रेरी पावर को सीज किया था, कम किया था, लिमिट किया था। इट इज रिकॉग्नाइज दैट इवन किंग वॉज सब्जेक्ट टू लॉ। ये पहली मर्तबा हुआ है। पहले क्या होता था, इंग्लैंड का रूल था कि लॉ इज अबव द लॉ, रूलर इज अबव द लॉ, किंग इज अबव द लॉ। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, रूलर इज ऑल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ द लॉ। लॉ के उसमें आते हैं, ठीक है। और एम्फेसाइज किया कि रूल ऑफ लॉ होगा, लिबर्टी होगी, जस्टिस होगी, मैग्ना कार्टा। तो ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी आप देखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में आप देखेंगे कि इसी तरीके के प्रिंसिपल मिलेंगे। रूल ऑफ लॉ मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। इसके कुछ इंपोर्टेंट जल्दी जल्दी क्लॉज देखते हैं। क्लॉज 939 बहुत इंपोर्टेंट क्लॉज है। इसी ने जो है हमारे यहाँ आर्टिकल 21 के ऊपर इम्पैक्ट, इन्होंने कह दिया कि नो फ्री मैन शैल बी सीज और इम्प्रिजन। वहां पर जो था, किसी को इम्प्रिजन कर लिया जाता था अगर वो किंग के अगेंस्ट बोले, समझ रहे हैं आप। लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं, अब ऐसा लॉ नहीं होगा, अब ऐसा लॉ होगा जो आपका जो है लॉफुल होगा। ऐसा लॉ बनाया जाएगा जो लिबर्टी होगी, जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है। इंडिया में क्या इम्पैक्ट आया, आर्टिकल हम बाद में देखेंगे 21। उसके बाद क्लोज 40, टू नो वन विल बी सेल और टू नो वन डिनाई डिले राइट ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 14 हमारे यहाँ आया। क्या होता था कि किसी को सेल कर दो, किसी को डिले कर दो, उनको जस्टिस मत दो, बहुत लंबे समय तक उनकी जो प्रोसीडिंग्स हो उनको लंबित रखो, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 एंड 32 इज एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज 40 ऑफ मैग्ना कार्टा। हम आते हैं इंडियन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर के फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ दिए गए 12 से लेके 35 तक, पार्ट थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मेरा आपसे एक सवाल है कि ओरिजिनली कितने थे। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, ओरिजिनली कितने थे, लिख लीजिए 7 थे। ओरिजिनली 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है और आर्टिकल 300 ए में मेंशन कर दिया गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया, आर्टिकल सॉरी सेवंथ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था 44। आ जाइए, कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं हमने बताया। राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है, 14 से 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। ये लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की। जल्दी जल्दी हम करेंगे, जितने भी एग्जाम है आपको सब में बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। अब आ जाइए, याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट आप लेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके किसके अगेंस्ट होंगे। पब्लिक के अगेंस्ट होंगे, किसी प्राइवेट संस्था के अगेंस्ट होंगे, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट होंगे, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट होंगे, या कोई एक टर्म ऐसी होगी, स्टेट होगी, गवर्नमेंट होगी, कौन होगी। तो याद रखिएगा, जनरली फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट हम बताएंगे कि स्टेट क्या है, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए जो हमारे फंडामेंटल राइट से 14 से लेके 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। लेकिन देर आर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन अंडरलाइन कर लीजिएगा। बता रहे, बहुत बार पूछा गया कि कौन से ऐसे
फंडामेंटल राइट से जो हम प्राइवेट पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट भी ले सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 लिख लीजिए, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, दे आर द फंडामेंटल राइट विच कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब स्टेट देखते हैं, स्टेट क्या है। तो स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज यूनियन। अब यहाँ यूनियन, अब आप देखिए यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट कर सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज आपके यहाँ सही से काम नहीं कर रही है, पंचायत से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, पोर्ट ट्रस्ट एक्सेट्रा है, और अदर अथॉरिटीज, अदर लीगल अथॉरिटीज। अदर लीगल अथॉरिटीज में ये ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सी स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, एजेंसीज आती हैं, रजिस्टर्ड एजेंसीज आती हैं, विच आर इन द परसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के कंट्रोल में होंगी। ठीक है, वो भी जो है उनके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट्स क्लेम करते हैं। तो हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, हमको सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम बता रहे हैं कि क्या क्या जुडिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने जितने यहाँ के से लिए सब जगह पूछे जाते हैं, कि कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं या एपीओ में आते हैं। नहीं, ये यूपीएससी में भी आएंगे, ये एलएलएम में भी आएंगे, क्लैट में भी आएंगे, सब जगह आपको मिलेंगे। स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, यही ऐसा पहला मेजर केस था जहां अदर अथॉरिटीज की बात कही गई। तो यहां पर पूछा गया कि सर क्या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट है, इसके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट फंडिंग से बना है। ठीक, फिर दूसरा केस आता है सुखदेव वर्सेस भगत राम। सुखदेव वर्सेस भगत राम के केस में पूछा गया था सर ओएनजीसी, एलआईसी, आईएफएससी, क्या ये स्टेट है? क्या स्टेट है ये? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल स्टेट है, क्योंकि स्टेट का परस्यूएसिव कंट्रोल है, डीप कंट्रोल है इनके ऊपर। दैट्स वाई दे आर स्टेट। इनके अगेंस्ट भी हम फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद और लीडिंग केस है, बहुत लीडिंग केस है सेक्शन आर्टिकल 12 के अंदर, आर डी शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें भी पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल बॉडीज है, फंक्शनरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट है, क्या ये स्टेट है? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल दीज आर ऑल्सो स्टेट। अब जो है एक और लीडिंग केस आ जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया, बताइए सर, जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है या इंस्ट्रूमेंटलिटीज है, क्या ये भी क्या ये भी स्टेट है? क्या ये भी? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और ऑल्सो स्टेट, एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम अगेंस्ट देम ऑल्सो। नेक्स्ट पूछा गया कि सीएसआईआर स्टेट है कि नहीं है? तो प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, 7 जज बेंच का जजमेंट है। तो कहा यस, सीएसआईआर इज ऑल्सो स्टेट। ठीक है, अब तो हमारा स्टेट पार्ट खत्म हुआ कि किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट कर सकते हैं। आपको हमने ये नंबर ऑफ केसेस दिए, ये किसी भी एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट से आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 13। देखिए, आर्टिकल 13 जो है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, सपोज करिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले अगर कोई लॉ बना है, तो वो उस एक्सटेंट तक वर्ड होगा जब जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो यहां पर देखिए, क्लॉज 1 यही कहती है कि laws in force before the commencement of the constitution shall be void to the extent they are inconsistent with the fundamental rights। सेकंड कहता है कि जो इसके आने के बाद बने, क्या void ab initio होंगे? तो कहा नहीं, void ab initio नहीं है, लेकिन ऐसा जो लॉ होगा वो भी क्या होगा? void होगा टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। जहां पर ऐसा लॉ बना है जो इनकंसिस्टेंट है, इन डेरोगेशन बनाए हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो कोई भी लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद भी अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बना रहा है और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो वो उस हद तक के लिए वॉइड होगा जहां तक कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बड़ी एक बहस थी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को लेकर। लॉ वर्ड क्या होता है? लॉ वर्ड में क्या क्या आते हैं? तो ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉज, कस्टम, यूसेज, हैविंग इनफोर्स ऑफ लॉ इज अ लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अब ये पूछा गया कि क्या अमेंडमेंट लॉ की श्रेणी में आता है?
जो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर किया जाता है, क्या वो लॉ है कि नहीं है? तो कोर्ट ने जो है सबसे पहले जो है, आप याद रखिएगा, इस पर बहुत लीडिंग केस है गोलकनाथ। गोलकनाथ के केस में पहली बार कह दिया कि यस, जो लॉ है, जो अमेंडमेंट है, लॉ के अंडर अमेंडमेंट भी आता है, और अगर आप अमेंडमेंट करके किसी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहे हैं, उसका कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 13 में लॉज का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कोर्ट, ठीक है ना? लॉज का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जो भी लॉज बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, कोई एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास किया, कोई लेजिस्लेशन के द्वारा कोई लॉ बने, तो उनको जो है चेक एंड बैलेंस किया जाता है कोर्ट्स के समक्ष। ठीक है, तो किस केस में कहा था कि द वर्ड लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दूसरा इसमें केस आता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लीडिंग केस है, 13 जज बेंच थी, 7:6 के रेशो था। ये भी पूछा गया सवाल है, 13 जज थी, क्या रेशो था? 7:6 का रेशो था। अब यहां पर कह दिया यस, पार्लियामेंट को पूरा हक है कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है, और वो लॉ के अंडर अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे by the law, but it shall not violate the basic structure doctrine। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं करना चाहिए। और यहीं पर जो है, जो आर्टिकल 13 क्लोज 4 जोड़ा गया, गोलकनाथ के ही कॉन्सिक्वेंस में जोड़ा गया। देखिए, नथिंग इन कौन से अमेंडमेंट से? 24th, अंडरलाइन कर लीजिए कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ अप्लाई नहीं होता, मेड अंडर आर्टिकल 368। यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट। यहां पर जो है क्लॉज 2 के ऊपर 3 डॉक्ट्रिन दी गई, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हम जल्दी से बताते हैं कि सेवरेबिलिटी क्या होती है। तो सपोज करिए एक कानून पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, वो पूरा कानून तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता, लेकिन उसका एक सेक्शन करता है। सपोज करिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए गए थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया था, उसमें जो है सेक्शन 14 था। 14 जो है कहता था कि किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, इसको सीवियर कर दीजिए, और खाली सेक्शन 14 को जो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में जो है कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, और होल लॉ को वैलिड डिक्लेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल कहा। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। सपोज करिए कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है जो इनकंसिस्टेंट थे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे, बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएंगे, इनऑपरेटिव नहीं हो जाएंगे। वो खाली जो है जीरो नहीं हो जाएंगे, बट इनऑपरेटिव हो जाएंगे। उनके ऊपर इक्लिप्स आ जाएगा, ग्रहण लग जाएगा कुछ देर के लिए। अगर कुछ टाइम के लिए उन पर ग्रहण लग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही लीडिंग केस आता है भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP। यहाँ पर जो है एक लॉ था 1946 का, उस लॉ को जो है इट वाज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(g), बट जो है 19(1)(g) में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और जो भी आपका इक्लिप्स लगी हुई थी उसको हटा दिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ऑल्सो अप्लाइज टू दी प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, दोनों पे अप्लाई होती है। ठीक है, अब आ जाइए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमने बता दिया, केशवानंदा भारती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट को हक है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इंपोर्टेंट केस लॉज। हमने बताया AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का बहुत इंपोर्टेंट केस है। RC के ऊपर बैंक नेशनलाइजेशन का केस है, यहीं पर AK गोपालन को ओवरराइड किया गया था। गोलकनाथ हम बता चुके, केशवानंदा भारती बता चुके, ये आपके लिए, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 का जो जिसे हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि जो हमारे क्लॉज है, क्लॉज 39 और 40 है मैग्ना कार्टा की, वहीं से इंस्पायर्ड हुए हैं। और देखिए यहाँ कहा गया था स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की अगर बात करें कहाँ से लिया गया है,
इंग्लैंड से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन। यहाँ पर ये डाइसी का नियम है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहता है कि ऑल आर इक्वल्स अमंग्स द इक्वल्स। यहाँ पर अब डाइसी साहब कहते हैं कि जितने भी पर्सन हैं दे आर इक्वल फ्रॉम पियोन टू पीएम, ऑल आर स्टैंडिंग इन द सेम क्यू में है। व्हेन द लॉज इज देयर, जहां पर लॉ है, जहां पर कानून है, चाहे वहां पियोन हो चाहे पीएम हो, दो सब एक ही लाइन में है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ, यही है वो इक्वल प्रोटेक्शन। आ जाइए, कहां से लिया गया इक्वल प्रोटेक्शन? यूएसए से लिया गया। इक्वल ट्रीटमेंट, अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वल को इक्वल ट्रीट कीजिए, अनइक्वल ट्रीट मत कीजिए। ऐसा नहीं कि अब जो है आपने जो है 10% जो टैक्स लगाया है वो सब पे लगाया, जो रिक्शा चला रहा है वो भी 10% टैक्स देगा, जो 1 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं वो भी नहीं। इक्वल शुड बी ट्रीट इक्वली, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीट इक्वली, ठीक है। यहीं पर जो है परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। अब यहीं पर जो ये रिजर्वेशन की बात है, यहीं से रिजर्वेशन निकल के आता है। अगर आपसे कोई कहे कि रिजर्वेशन अमेंडमेंट करके किया गया है, रिजर्वेशन को अमेंडमेंट से लाया गया है, बिल्कुल लाया गया एक्सप्रेसली, लेकिन जो है जो इंट्रिंसिकली आप देखें तो इंट्रिंसिकली रिजर्वेशन यहीं पर दिया गया था आर्टिकल 14 के अंडर, विच परमिट्स द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जहां पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात आ गई, देखिए अब यहां पर इंपोर्टेंट केस लॉज आप ईपी रेप्पा, यही डायनेमिक कंसेप्ट देता है। ईपी रेप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु बहुत ही इंपोर्टेंट केस है आर्टिकल 14 के ऊपर, विच प्रोवाइड्स अ डायनेमिक कंसेप्ट। वो ईपी रेप्पा में पूछा गया है कि सर बताइए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वेदर इट इज स्टैटिक, और कोर्ट ने कहा नहीं हमारा लॉ स्टैटिक तो है ही नहीं। द लॉ ऑफ लैंड इज नॉट ए स्टैटिक बट इट इज चेंजिंग एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी ये आपका चेंज होता रहता है। मेनका गांधी का केस है, मेनका गांधी हम आर्टिकल 21 में देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए फेयरनेस, यहाँ जो 3 वर्ड याद कर लिएगा, JRF, ठीक है। जस्ट होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को किसी लॉ के अंडर आप अरेस्ट कर रहे हैं या डिटेन कर रहे हैं तो ऐसा लॉ जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, JRF, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसीज कहा गया कि रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर द ओबीसीज कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50%। अगर 50% से बियॉन्ड करेगी तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इमरजेंसी का टाइम है। इमरजेंसी के टाइम में मिसेस गांधी के द्वारा बहुत से जो वर्ल्ड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अंडर किया गया, तो राज नारायण ने भी केस किया। अब केस में यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और रिसेंट केस में आप नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देख सकते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 सेक्शन 377 आईपीसी को जो है पार्शियल स्ट्राइक डाउन किया था। मेजोरिटी में अभी भी LGBTQ कम्युनिटी साथ रह सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट दे कैन नॉट मैरी। जोसेफ शाइन का आपके याद होगा 497 ऑफ आईपीसी, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 497 आईपीसी को स्ट्राइक डाउन किया था आर्टिकल 14 के वायलेशन में, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 15 बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की। तो देखिए स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब यहाँ पर क्लॉज 2 कहती है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस द शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस और पब्लिक एंटरटेनमेंट। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी पर्सन को जो है किसी शॉप से, पब्लिक रेस्टोरेंट से, होटल से, प्लेसेस से खाली इस बात के पर डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, रेस से, कास्ट से, सेक्स से और किसी पर्टिकुलर जगह पर उनकी पैदाइश हुई है, या
यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड। अब सपोज करिए हमारे भाई और हमारे साथ के जो मित्र हैं, सपोज करिए वो जो है लोअर कास्ट से आते हैं, और लोअर कास्ट को जो है एक जगह पर पब्लिक पब्लिक बाथिंग घाट था, उस पे लगा दिया गया है कि नो लोअर कास्ट इज अलाउड। दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 2। ठीक है, फंडामेंटल राइट से आपका, आप जा सकते हैं, आपको नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर पहली मर्तबा जो है अब रिजर्वेशन की आहट सुनने को मिलेगी। नथिंग प्रिवेंट्स आर्टिकल 15 क्लॉज 3, नथिंग प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर खुद ही स्टेट कह रहा है कि स्टेट को कोई नहीं रोकेगा, स्टेट को कोई नहीं, एक इनेबलिंग क्लॉज है, स्टेट की मर्जी है, स्टेट को कोई नहीं रोक सकता कि वो जो है स्पेशली किसी के लिए जो है रिजर्वेशन बना दे, चाहे वो वुमेन हो, चिल्ड्रन हो। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में दिया गया, 15 क्लॉज 3 में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। ठीक है, अब आ जाइए, अब जब आपने शुरुआत कर ही दी तो अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4, नथिंग प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब खुद ही लिख दिया, आप कह रहे हैं कि स्टेट की मर्जी है, वो चाहे तो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन बना सकती है, एससी एसटीज के लिए बना सकती है। समझ रहे हैं आप? यही यहीं से जो है ये ऐड ही जो है चंपकम दुराई राजन के केस के बाद किया गया, क्योंकि चंपकम दुराई राजन के केस में जो है एक मेडिकल कॉलेज में स्पेशली जो है स्पेशल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की गई मद्रास में। कोर्ट ने कहा नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे आर्टिकल 15 में कहीं नहीं लिखा है। तो आर्टिकल 15 में जो है चंपकम दुराई राजन को ओवर रूल करते हुए पहले अमेंडमेंट से जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ी गई और कह दिया नथिंग प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट, उसके बाद जो है फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐसे ऐड नहीं हुआ, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के पीछे एक पूरा पूरा चिट्ठा है। चंपकम, यहाँ पर चंपकम दुराई राजन का केस के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर टीएमए पाई फाउंडेशन, इस्लामिक स्टेट और पीए इनामदार, ये 3 केसेस थे। यहाँ पर 3 केसेस में जो है 3 केसेस के बाद जो है पूछा गया कि सर क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है रिजर्वेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, एससी एसटीज को, क्या वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मिलेंगे? तो कहा यस, प्राइवेटली रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी मिलेंगे। कब ऐड किया गया ये क्लॉज? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब आ जाइए आर्टिकल आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात की गई, ये जो है कब ऐड किया गया? 2019 में। ठीक है, इंपोर्टेंट केस लॉज वही है, स्टेट ऑफ मद्रास, चंपकम दुराई राजन। देखिए हमने जो बताया है आपको, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एम आर बालाजी, कह दिया रिजर्वेशन नॉट एक्सीड